प्रिपरेशन में, जैसे कि हमारे पास प्रिपरेशन आती है डाई नाइट्रोजन की। तो डाई नाइट्रोजन के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट, जिसे कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन, किससे ऑब्टेन होती है? तो वो ऑब्टेन होती है आपकी बेरियम अजाइड से। बेरियम अजाइड से। क्या बेरियम अजाइड के अलावा कोई और भी है जो बना सकता है? तो यस, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम अजाइड। तो इसकी जो रिएक्शन है सबसे आसान सी है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। BaN3 ये आपके पास है, इसको आपने हीट करा तो ये बन गया Ba+3N2। ठीक है, तो Ba+3N2 जो यहाँ पे बना है, यहाँ पे आपके पास क्लियरली आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि डाई नाइट्रोजन आपका मिल रहा है। मिल किससे रहा है? बेरियम अजाइड से मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे Ba की जगह में Na भी लिख सकते हैं, तो इट कैन बी अपीयर एज ए NaN3 और फिर आप हीट कर दोगे। हीट करने के बाद यहाँ पे Na मिल जाएगा और 3N2 बन जाएगा। तो चाहे बेरियम अजाइड हो या सोडियम अजाइड हो, इससे आप ये बना सकते हो। अजाइड का मतलब क्या होता है? N3। ये जो N3 है ना, इसको हम लोग अजाइड को क्या कहते हैं? N3 कहते हैं। तो कहीं पे भी अजाइड वर्ड आ रहा है तो आप क्लियर रखना कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सपोज करो मैं कहूँ कि सिर्फ N2 है, तो N2 को हम लोग क्या कहते हैं? आप हेलो एल्किन हेलोइन में पढ़ोगे डाइजोनियम, है ना। डाइजोनियम होता है N2 के लिए, N2+ के लिए एक्चुअली IM लग गया ना, आयन हो गया। डाइजोनियम IUM, दैट इज़ आयन है। कौन सा आयन है? नाइट्रोजन का आयन है, तो डाइजोनियम आयन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। दूसरे जो इसका मेथड है प्रिपरेशन का, वो दोनों ही बड़े आसान है। एक हमारे पास होता है अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन, दैट इज़ NH4 Cr2O7 को मैंने क्या करा? हीट कर दिया। हीट करने के बाद इधर बनता है आपका N2+4H2O और प्लस Cr2O3। रिएक्शन बड़ी ही सिंपल सी है। N2 को आपको बाहर निकाल देना है पहले। ठीक है, इसका मैंने आपको वैसे ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी, किस तरीके से आपको करना है। पहले क्या करोगे? रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं। तो सबसे पहले काम होता है आपका नंबर 1 प्रोडक्ट को बाहर निकालना। निकाल दिया N2। नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे? जितने हमारे पास हाइड्रोजन है, तो 4H2O बाहर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन है ये पूरे निकल गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने रह जाएंगे? जब 4 ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो 3 ऑक्सीजन बचेंगे, दैट इज़ Cr2O3। ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे जो है एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी आ जाती है, और वो लास्ट में चलता है कि डाई नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि डाई नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये रूम टेम्परेचर में इनर्ट होता है। क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वेरी हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, इसलिए इसको तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आपके पास अगला जो कंपाउंड आता है उसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड NH3। NH3 अमोनिया को बनाने के लिए 3 आपके पास रिएक्शन है लेबॉर्ट्री स्केल के अंदर। लेबॉर्ट्री स्केल के अंदर 3 रिएक्शन है। कौन कौन सी होती है? एक होती है यूरिया वाली, NH2CONH2, ये यूरिया है। इसको आपने पानी के साथ में रिएक्ट करा दिया, और रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बन जाता है? अमोनिया बन गया, प्लस वाटर बन गया, और प्लस क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई इसकी सिंपल सी रिएक्शन। तो दैट इज़ यूरिया व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल रिएक्शन है। इन रिएक्शंस के अंदर पैटर्न वो यूज़ करना है, ध्यान के रखना है, हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकलेंगे। दूसरी रिएक्शन क्या होती है? NH4Cl लेंगे। NH4Cl को रिएक्ट करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH से। हमेशा कितने अमोनिया निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकलेंगे, NH3 प्लस यहाँ पे वाटर आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल, और कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है। तो ये 2 एटलीस्ट आपको लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन याद रखनी चाहिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे आप एक प्रोसेस यूज़ करते हो जिसको हम क्या कहते हैं? हैबर प्रोसेस कहते हैं। इसकी कंडीशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कौन कौन सी कंडीशन में ये बेस्ट काम करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ हैबर प्रोसेस।
तो 3 इसकी कंडीशंस आती हैं। पहले तो 20 मेगा पास्कल का प्रेशर इस्तेमाल होगा जी। टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो 700 केल्विन का टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं आपके, वो कौन कौन से हो सकते हैं? Al2O3 कैटलिस्ट है, K2O कैटलिस्ट है, और आपके पास आ जाता है Fe2O3। ये 3 आपके क्या आ जाते हैं? कैटलिस्ट आ जाते हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके कैटलिस्ट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Al2O3, K2O और आयरन ऑक्साइड, दीज आर द सर इनमें से कोई एक यूज? नहीं यार, तीनों ही यूज़ हो सकते हैं, ये तीनों। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं, ये प्लस में है, ठीक है। Al2O3 प्लस K2O और Fe2O3। और यहाँ पे टेम्परेचर 700 केल्विन, प्रेशर 20 मेगा पास्कल। तो इससे जो रिएक्शन होती है इसके अंदर बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। डाई नाइट्रोजन को आप 3H2 से रिएक्ट करा दोगे और प्रोडक्ट में 2NH3 बन जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड अमोनिया। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? अमोनिया कह देते हैं। तो ये एक बड़ी ही आसान सी सिंपल सी रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही इसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। HNO3, इसको बनाने के जो बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ ओस्टवाल्ड प्रोसेस? इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड बनता है इसमें। तो 3 इसके छोटे छोटे से स्टेप हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग अमोनिया लेते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, और पहला स्टेप है तो क्या बनेगा? मोनो ऑक्साइड। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल स्टेप, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। प्लस में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे निकल जाएगा, H2O। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो आपने बनाया यहाँ पे NO, इसी को आप दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे। NO लिखा, फिर इसको रिएक्ट करा दिया O2 के साथ में, और ये क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। ये बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने? ये जो आपका बन रहा है अगेन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो ना? 2 ऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब है सेकेंड स्टेप में बन रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर आपने NO2 को रिएक्ट कराना है इस बार वाटर से, और रिएक्ट कराने के बाद क्या बन जाएगा? HNO3। क्योंकि 3 लिख रहा है यहाँ पे HNO3, तो 3 से क्या याद रखोगे? थर्ड स्टेप के अंदर आपको HNO3 मिल रहा है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस हुआ। पहले स्टेप में मोनोऑक्साइड, दूसरे स्टेप में डाइऑक्साइड, और तीसरे स्टेप में ट्राईऑक्साइड, HNO3 मिल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट कि आप कैसे इन चीज़ों को याद रख सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि HNO3 का आपको मैक्सिमम 98% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ HNO3 चाहिए, 98% प्योर फॉर्म, तो आप क्या करोगे? HNO3 को रिएक्ट करा दोगे किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। तो इससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। H2SO4 क्या करता है? अल्कोहल के अंदर भी डिहाइड्रेशन करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है। तो पानी का लॉस हो जाएगा, और जो बचेगा वो सिर्फ HNO3 बचेगा। कितना परसेंट बचेगा? 98% बचेगा। तो ये एक और बड़ी प्यारी और इम्पॉर्टेंट बात है कि इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन 98% प्योर सल्फ्यूर, ये प्योर नाइट्रिक एसिड, तो ये कैसे होगा? HNO3 को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा दो, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर ऐसे ही कॉपर की रिएक्शन आती है नाइट्रिक एसिड के साथ में, और जिंक की आती है। तो ध्यान रखना है कि जब भी कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, या कॉपर को मैं रिएक्ट करा जिंक को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो कॉपर और जिंक जब ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? NO2 बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसमें ये भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ये भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो कॉपर व्हेन रिएक्टेड विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, प्रोडक्ट क्या बनेगा? NO2। जिंक व्हेन रिएक्टेड विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, प्रोडक्ट क्या बनेगा? NO2, ठीक है। अब जो डिफरेंस आता है इसमें, अगर कॉपर को मैं रिएक्ट करा दूं डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनता है। पिछली बार स्क्रीन दिखा दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। अगर कॉपर को आप कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराओगे तो भी NO2 बनेगा, जिंक को कराओगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में तो भी आपका NO2 ही बनेगा। लेकिन अगर आप कॉपर
हाँ, जब आप कॉपर को सपोज करो रिएक्ट करा रहे हो डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ठीक है, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही जिंक को रिएक्ट करा दोगे डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो ये बन जाएगा आपके पास N2O। तो ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन है, प्रॉपर रिएक्शन है, लेकिन इनके जो बाई प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इसी चीज़ का आता है, तो ये आप क्लियरली याद रखना। दूसरी चीज़ क्या होती है यार, नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, कुछ एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता। इवन जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड HNO3 किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट नहीं करता क्रोमियम के साथ में, एल्युमिनियम के साथ में, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिखाता। इवन अगर आप बोलो कि भाई गोल्ड के साथ में या प्लेटिनम के साथ में, इनके साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि इन सब के ऊपर, इन चारों के ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की एक लेयर लगी होती है, ऑक्साइड की कवरिंग होती है। उस कवरिंग की वजह से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं हो पाती। तो ये पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड होती है ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमियम, एल्युमिनियम, गोल्ड और प्लेटिनम, सो दैट इज़ वाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और यही एक रीज़न भी है कि आपका गोल्ड और प्लेटिनम, इन दोनों को देखें तो बहुत महंगा होता है ना। और एल्युमिनियम है जैसे, ये लाइट वेट होता है और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो इनके अंदर क्या नहीं लगता, कोरोजन लगना बहुत ही मुश्किल है। एक और रीज़न में आपको ध्यान रखना है कि इन सब में कोरोजन या रस्टिंग वाला जो प्रोसेस है बहुत ही मिनिमम कह सकते हो या ना के बराबर, कुछ है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ आता है आपके पास ब्राउन रिंग टेस्ट, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ब्राउन रिंग टेस्ट, 3 बातें इसमें मेनली याद रखनी है। पहली बात किस लिए होता है, नाइट्रेट्स के आयन के लिए होता है, नाइट्रेट्स के लिए आयन के लिए होता है ये टेस्ट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये टेस्ट में एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये आप बोलेंगे कि ये जो टेस्ट होता है ये डिपेंड करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2+ आयन को रिड्यूस करने की, एबिलिटी ऑफ Fe2+ आयन टू रिड्यूस, ये रिड्यूस करने के उसके ऊपर काम करता है। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको ब्राउन रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्राउन रिंग इसमें अपीयर होती है इंटरफेस में। अब वो ब्राउन रिंग का फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखते हैं हम आयरन, देन आपके पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 5, ध्यान रखना 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। देन इधर आया NO और ऊपर चार्ज आ गया 2+। इस कंपाउंड की वजह से इस टेस्ट का नाम ब्राउन रिंग टेस्ट बना। तो अगर हम नाइट्रेट के आयन को रिएक्ट करा देते हैं एक्वस मीडियम में आयरन के साथ में या आयरन ऑक्साइड के साथ में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उस कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरफेस रीजन में, जिसको हम लोग ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स या ब्राउन रिंग एक इंटरफेस रीजन में पहुंचता है, जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से थोड़ा सा क्लियर रखना है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ग्रुप नंबर जो आपका 15 है। सर ये सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट है यार, एबिलिटी टू रिड्यूस आयरन, Fe2+ कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाता है, उसके ऊपर ये आपका जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था, ग्रुप नंबर 15। इसके बाद जो आपके ग्रुप आते हैं वो थोड़े से छोटे आ जाते हैं, 16-17 छोटे ग्रुप हैं, 18 ग्रुप आपका और भी छोटा है। तो ग्रुप नंबर 15 के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक इसके जो पॉइंट वाइज नोट्स हैं, उसका मैं आपको एक नोट्स बना के भेज दूंगा अभी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको जस्ट थोड़ा सा सॉलिड स्टेट जो है उसके कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे HCP, CCP और FCC, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। ठीक है, इनके केस में अगर आपको A निकालना है एज लेंथ, तो आप जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो दैट इज़ 4r/√2। अगर आपको BCC के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो दैट इज़ A = 4r/√3। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सर जी सर ये फॉर्मूला किसके लिए है, मतलब एक बारी बताओगे? ये आपका जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट,
उस सॉलिड नहीं वो तो ठीक है सर, हाँ हाँ उसमें है किस लिए, ये यार मतलब क्या फाइंड करना है? पैकिंग ठीक है सर। ए इसमें एज लेंथ होता है और आर होता है आपका रेडियस, है ना। तो एज लेंथ निकालने के लिए होता है, जैसे ए कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, वो आप फाइंड आउट कर लोगे। इफ़िशेंसी, पैकिंग इफिशिएंसी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज लेंथ को निकालने का तरीके में, और इसके ओके अंदर भी ओके ए से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। सर, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है ना? हाँ, बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसकी पैकिंग इफिशिएंसियाँ आप लोग ध्यान रखना, जैसे एफसीसी होता है, इसकी 74% है, और बीसीसी की जो होती है दैट इज़ 68% की चलती है, और लास्ट में जो है आपके पास जो 4th नंबर में आ जाता है एंड सेंटर्ड, उसकी हो जाती है 52.4%, जिसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की हो गई, ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक वाला 52.4, इसकी हो गई 68%, और इसकी हो गई कितनी 74%। तो ये तीनों चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं। फिर आप इसका फॉर्मूला जानते हो, D = ZM A³ NA। सर सिंपल क्यूबिक का कितना था? सिंपल क्यूबिक का 52.4% ओके सर। पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये फॉर्मूला आ गया, D = ZM A³ NA। D क्या होता है आपकी डेंसिटी को आप D कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज Z? Z = नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो BCC के केस में ये हो जाते हैं 2, और FCC के केस में ये हो जाता है कितना 4, और यहाँ पे M क्या होता है, M स्टैंड्स फॉर मोलर मास, ठीक है। A³ को हम लोग क्या कह देते हैं, A³ हो जाता है आपके पास साइड, है ना, एज लेंथ नहीं, साइड की जगह में आप लोग लिखो इसको एज लेंथ। क्यूब की जो लेंथ होती है साइड की, उसको एज लेंथ कहते हैं। और NA तो आप जानते ही हो भाई, ये तो अपना सीधी सी बात है, वोगैड्रो नंबर है, 6.022 10⁻23। ये आ गया आपका ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं नहीं, यही कुछ फार्मूले हैं जो कि ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो ये आपको क्लियरली याद रखनी चाहिए। अगर आपके पास फार्मूला वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फार्मूला बनाने के लिए कहेगा, तो आप ध्यान रखना कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसको अंदर आप जो यूज़ करोगे वो N यूज़ करोगे। ऑक्टाहेड्रल के केस में आप क्या यूज़ करोगे, N। और जो आपके पास टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, टेट्राहेड्रल, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, 2N यूज़ करोगे। इसमें N यूज़ करोगे और इसमें क्या यूज़ करोगे, 2N यूज़ करोगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान ये रखना किस लिए है सर, ये एक बार बताओगे? ये फार्मूला के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपको कोई फार्मूला क्रिएट करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा कि मैं टेट्राहेड्रल वाइड बताओ कितने हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन देखें किसी कंसेप्ट के बेसिस में, तो बोलेगा एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है 2 एलिमेंट से, M और N से, और जो एलिमेंट हैं N वो ऑक्यूपाई करता है, ये बनाता है क्या, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और जो एटम है M वो ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 2N होता है, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3। तो M के नीचे 2/3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, M2N3। इसके मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे यार, तो M2N3 क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया है आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चंस बेसिक सर समझ नहीं आया थोड़ा। ऐसे क्या करना है, 2 बातें आई हैं, दोनों आवाज़ें आई, मैं सुन नहीं पाया, क्या क्या बोला। सर मैं कह रहा हूँ समझ सा नहीं आया ये थोड़ा। ठीक है, और देवो द ग्रेट आपने क्या बोला। मैं बोल रहा था कि ऐसे और क्वेश्चंस, अच्छा, ऐसे और क्वेश्चंस भेज देना, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन, जैसे ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हाँ ये कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेता हूँ मैं, आपको ग्रुप में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे फार्मूले वाले जो भी क्वेश्चंस हैं
वो आपको मैं इसमें सेंड कर दूँगा, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल, ईजिली पॉसिबल। ऑल राइट, तो अभी के लिए दोस्तों थोड़ा सा रोक देता हूँ, 10 बजने वाले हैं। मैं चाहता तो अभी और हूँ आपको पढ़ाना, बट अभी थोड़ा सा रोकते हैं, आप लोग अपना रिवीजन भी करना चाहोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको और भेज दूंगा मैं, तो फिर उसमें आप क्लियर भी कर लोगे। तो बशर्ते अभी थोड़ा सा पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 हुआ है, अभी फटाफट ग्रुप नंबर 18 देख लो, वो तो 5-7 मिनट का काम है। तो तुम्हारा 2 ग्रुप तो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, 15 और 18। सबसे बड़ा 15 वाला है, 15 वाले के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको भेज देता हूँ अभी, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो इतने पार्ट को यार अच्छे से करो, और फिर हम लोग मुलाकात करते हैं जी, अगली क्लास का प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप चाहो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे।